हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हम उत्तराखंड राज्य आधारित प्रश्नों की श्रृंखला को करेंगे। इसमें चैप्टर वाइज अध्यायवार हम लोग पूरे उत्तराखंड के सिलेबस को कवर करने वाले हैं। इसमें हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन चैप्टर चल रहा है, जिसका पार्ट 4 है। और इस टॉपिक है आज का दून द्वार क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और गंगा का मैदान। ये अभी तक का क्लास 6 वीडियो है। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जा करके देख लीजिए। इसके अलावा इसी वीडियो का, जिसका मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ, इस टॉपिक का अगर डिटेल स्टडी आपको करना है तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके पहले आप बेसिक स्टडी कर लीजिए और उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपने बेसिक स्टडी ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए। ठीक है। इस आयोग द्वारा जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें 20 नंबर का हिंदी, 40 नंबर का जनरल स्टडीज़ और 40 नंबर का आपका उत्तराखंड है। तो अगर देखोगे आप सिलेबस को तो 20 नंबर का हिंदी और 40 नंबर का उत्तराखंड, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि दो ही सब्जेक्ट पढ़ने में आपको 60 नंबर मिल जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अलावा ये 40 नंबर का है तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन हिंदी और उत्तराखंड अगर आप दो सब्जेक्ट पढ़ लेते हो तो 60 नंबर का आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसके बाद बचता है 40, तो ये भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उत्तराखंड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हिंदी भी और बाकी सारी चीज़ें भी। तो हम लोग कंप्लीट करेंगे स्टडीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग। उत्तराखंड का जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय कंप्लीट हो चुका है, हमारा स्थिति विस्तार कंप्लीट हो चुका है, पर्वत चोटियाँ जो है ये कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा ये यहाँ तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में हम हिमनदों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद नदियाँ, झील, प्राकृतिक संसाधन और जितना भी सिलेबस में दिया हुआ है सभी हम कवर करेंगे। तो ये जितना भी सिलेबस है हम सभी को सिलेबस वाइज स्टडी करेंगे। अभी तक का एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय हमने क्लास 1, 2 ये सब कंप्लीट कर लिया है। और सेकंड चैप्टर हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, जिसमें ये सारी क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारा 6th क्लास है। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 2 प्रश्न पूछे थे, तो कुछ बच्चों ने सही आंसर भी दिया था और कुछ बच्चों ने गलत आंसर भी दिया था। तो करेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, लघु हिमालय के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है बताना था। पहला इसमें लघु हिमालय में क्वार्ट्ज, नीस, ग्रेनाइट, स्लैब, चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है लघु हिमालय में तांबा, एस्बेस्टस, ग्रेफाइट आदि खनिजों की प्राप्ति होती है। तो ये भी आपका ठीक है। लघु हिमालय के दक्षिण ढाल तेज और उत्तरी ढाल मंद होते हैं और वन से ढके होते हैं। तो ये भी आपका सही है। मैंने पढ़ाया था तो आपको बिल्कुल अच्छे से नोट्स भी करवाया था, नोट्स भी बनवाया था और बताया भी था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। चौथा है लघु हिमालय के कुमाऊं क्षेत्र के उत्तरी ढाल पर अनेक ताल जैसे नैनीताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, भीमताल आदि पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बच्चे ज़्यादातर सोच रहे थे सही है, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा मैप पे दिखा दूँ आपको इसको। ये हमारा उत्तराखंड का मैप है। तो इसमें ये है लघु हिमालय। लघु हिमालय का उत्तरी ढाल ये वाला हो जाएगा और दक्षिण ढाल ये वाला हो जाएगा। तो इसमें कहा है स्टेटमेंट में कि उत्तरी ढाल में आपके ताल पाए जाते हैं। तो नैनीताल का अगर आप लोकेशन देखो तो लगभग ये वाला लोकेशन निकल के आता है। तो इस अगर हम लघु हिमालय का उत्तरी ढाल देखें तो नैनीताल वाला क्षेत्र जो है लघु हिमालय का ये वाला, इसमें तो ताल नहीं, लगभग ये वाले क्षेत्र में ताल आपके पाए जाते हैं ज़्यादातर। यानी जो क्षेत्र है वो ये वाला पड़ेगा। तो लघु हिमालय का ये वाला जो क्षेत्र मैं बता रहा हूँ, ये वाला क्षेत्र, ये दक्षिणी ढाल हुआ या उत्तरी ढाल हुआ, ये वाला हो जाएगा आपका दक्षिणी ढाल। तो प्रश्न में स्टेटमेंट में क्या पूछा है कि उत्तरी ढाल पर अनेक ताल पाए जाते हैं। तो उत्तरी ढाल नहीं बल्कि दक्षिणी ढाल पे पाए जाते हैं। तो आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि राइट स्टेटमेंट क्या है कि दक्षिणी ढाल पर अनेक ताल पाए जाते हैं। तो फोर्थ आपका हो गया गलत। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका सही है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया अपना करेक्ट कर लेना यहाँ से। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, शिवालिक क्षेत्र के जलवायु से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। इसमें है यहाँ की जलवायु अपेक्षाकृत गर्म एवं शुष्क होती है। तो यहाँ की जो जलवायु है गर्म तो होती है लेकिन शुष्क नहीं होती है, आर्द्र होती है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा है जहाँ पर ग्रीष्म काल में, यहाँ की जगह काट देना, यहाँ पर ग्रीष्म काल में ऊंचाई कम होने की वजह से वर्षा कम होती है। तो यहाँ पर क्या है, जो ग्रीष्म काल है वहाँ पे ऊंचाई कम होने से वर्षा कम होती है, ऐसा तो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। थर्ड है आपका, यह क्षेत्र जैव मंडल के लिए उचित जलवायु उपलब्ध कराता है। तो यह क्षेत्र जो है उचित उपलब्ध कराता है, ये बात सही है। तो ये स्टेटमेंट आपका सेकंड, थर्ड आपका सही है, बाकी दो गलत हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल कथन 3 सही है। ये मैप आपको याद होना चाहिए, बार बार देखा करो। आपको यहाँ का राजनीतिक, उत्तराखंड का राजनीतिक और भौगोलिक दोनों मैप आपको याद होने चाहिए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा, दून क्षेत्र की स्थिति कहाँ होती है। दून क्षेत्र की स्थिति हम देखते हैं शिवालिक के दक्षिण में। तो ये वाला हो गया आपका शिवालिक रेंज। क्या इसके दक्षिण में दून क्षेत्र नहीं। मध्य हिमालय के उत्तर में, ये है आपका मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के उत्तर में नहीं, आपका हो जाएगा शिवालिक श्रेणियों के उत्तर में। तो शिवालिक श्रेणी ये आपके दिख रही है, ठीक है।
और इसके अलावा ये वाला है आपका दून क्षेत्र, तो शिवालिक के आपको उत्तर में ही दिखाई दे रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से दून द्वार की कौन सी विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है बतानी है। यह मानव के लिए अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध कराता है, ये विशेषता है, ठीक है। यहाँ जनघनत्व तो बहुत अधिक पाया जाता है, तो यहाँ पर मानव के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, इस वजह से यहाँ पर जनघनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, लोगों की बसावट जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। थर्ड है, इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध घाटी देहरादून है, तो हाँ देहरादून काफ़ी प्रसिद्ध है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दून द्वार क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा कम होती है, तो यहाँ पर वर्षा उचित मात्रा में होती है, तो कम तो नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, विशेषता नहीं है पूछा है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दून द्वार का विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, दून द्वार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है। यहाँ नदियाँ लघु हिमालय से निकलकर उपजाऊ अवसाद लेकर निक्षेपित करती हैं, तो ये कथन तो सत्य है, यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो उपजाऊ अवसाद लेकर के निक्षेपित करती हैं। दूसरा है, यहाँ कृषि के लिए अनुकूल परिस्थिति है, तो हाँ यहाँ पर कृषि के लिए अनुकूल परिस्थिति है, कुछ फसल यहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। दून क्षेत्र में धान की खेती बहुत अच्छी होती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो दून क्षेत्र है वहाँ पर धान की खेती बहुत अच्छी मात्रा में होती है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सभी सही है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। भाबर क्षेत्र की स्थिति कहाँ है, भाबर क्षेत्र पूछ रहा है, तो ये वाला हो गया आपका शिवालिक रेंज, और इसी के दक्षिण में होता है। तो पहला ऑप्शन देखो, शिवालिक पहाड़ी के उत्तर में, शिवालिक पहाड़ी के उत्तर में तो आपका लघु हिमालय है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और दूसरा है आपका लघु हिमालय के दक्षिण में, तो ये आपका लघु हिमालय हो गया, और लघु हिमालय के दक्षिण में तो शिवालिक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा है तराई के दक्षिण में, तो ये आपका तराई हो गया, तराई के दक्षिण में तो मैदानी क्षेत्र है। इसके अलावा शिवालिक के दक्षिण में, तो हाँ शिवालिक के जस्ट दक्षिण में ही इसके साथ ही साथ भाबर क्षेत्र स्थित है। भाबर क्षेत्र की चौड़ाई विस्तार कितनी है, तो जो भाबर क्षेत्र है शिवालिक के जो दक्षिण में ये वाला क्षेत्र जो है भाबर क्षेत्र है, इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग, जब मैंने बताया था आपको पढ़ाया था अच्छे से, तब मैंने बताया था 10 से 12 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 10 से 12 किलोमीटर। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में नदियों का अस्तित्व समाप्त सा हो जाता है। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो हिमालय है, यहाँ से जब नदियाँ आती हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा वेग से आती हैं यहाँ से निकल करके, तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर के आती हैं, और पत्थर लाने की वजह से यहाँ पर भाबर क्षेत्र का निर्माण होता है। तो ये पत्थर जब यहाँ पर आ जाते हैं, तो पानी क्या होता है, इस पत्थरों के अंदर चला जाता है। ऊपर से देखने में क्या लगता है कि ऊपर से जल स्तर दिखाई नहीं देता है, क्यों, क्योंकि जो बड़े बड़े पत्थर हैं या मोटे मोटे अवसाद हैं उनके नीचे जल चला जाता है, और जो जल स्तर है उसके नीचे चला जाता है। तो ऊपर से जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर नदी या जो उसका जल स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, तो अस्तित्व वहाँ पर समाप्त जैसा लगता है। और ये क्षेत्र कौन सा है जहाँ पर बड़े अवसाद हैं, तो वो आपका क्षेत्र है भाबर क्षेत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, भाबर क्षेत्र में नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, तराई क्षेत्र का विस्तार चौड़ाई कितनी है। तो हमने देखा था जो भाबर क्षेत्र है उसके बाद आपका तराई क्षेत्र आता है, और जो तराई क्षेत्र है इसका जब मैंने नोट्स बनवाया था आपको बहुत अच्छे से बताया था, ये 20 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये जो तराई क्षेत्र है इसकी जो चौड़ाई है वो 20 से 30 किलोमीटर पट्टी के रूप में है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 20 से 30 किलोमीटर। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में नदियाँ दृश्यमान हो जाती हैं। तो मैंने बताया था जब हिमालय से नदियाँ आती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े क्या लाती हैं, अवसाद लाती हैं। अवसाद लाने के बाद जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं या मोटे अवसाद होते हैं, जल स्तर उनके नीचे चला जाता है। आगे जाने के बाद आपका समतल एरिया आता है, और फिर से ये जो पानी है वो वापस से दृश्यमान होने लगता है, और यहाँ जो क्षेत्र है वो काफ़ी तर रहता है, नमी वाला क्षेत्र रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तराई बोला जाता है। तो वो कौन सा क्षेत्र होगा जहाँ पर नदियाँ दृश्यमान हो जाएंगी, तो तराई क्षेत्र में नदियाँ दृश्यमान हो जाएंगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी विशेषता तराई क्षेत्र की विशेषता है, तराई क्षेत्र की विशेषता बतानी है। तो देखते हैं, तराई क्षेत्र का निर्माण महीन कणों वाली अवसादों से हुआ है, तो हाँ बड़े जो कण हैं वो भाबर क्षेत्र में छूट जाते हैं, इसके अलावा जो छोटे छोटे कण हैं वो काफ़ी दूर तक नदी के साथ आगे बढ़ते हैं और तराई क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो जो तराई क्षेत्र है उसका निर्माण किससे होगा, छोटे छोटे महीन कण वाले अवसादों से होगा। दूसरा है, इसमें क्षेत्र में भूमि दलदली होती है और नमी अधिक पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो आपका दोनों स्टेटमेंट सही हो गया। थर्ड है, इस क्षेत्र में भाबर क्षेत्र में गायब हुई नदियाँ पुनः दृश्यमान हो जाती है, तो हाँ पुनः दृश्यमान हो जाती है, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। यह क्षेत्र कृषि हेतु उपयुक्त होता है, तो जो अवसाद है जो लाए गए हैं उसके साथ वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं, तो कृषि हेतु उपयुक्त होता है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो सारे स्टेटमेंट आपके सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी कथन सही हैं। जो भी चीज़ें आपको नहीं आती है तो उनको पॉइंट वाइज आप नोट करते जाना, और जो आपने नोट्स बनाए हैं मेरे डिटेल वाली वीडियो देख करके उसमें आप ऐड करते जाना, कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, तो बाकी आपने ऑलरेडी नोट्स बना ही रखा है। किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं।
जो जो तराई वाला क्षेत्र है यहाँ पे पाताल तोड़ कुआं पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? जो भाबर क्षेत्र है वहाँ पर नदियाँ कहाँ चली गई थी? पत्थरों के अंदर चली गई थी या बड़े अवसादों के नीचे चली गई थी। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से तीव्र ढलान क्षेत्र होता है भाबर क्षेत्र के बाद, और आगे जाने के बाद जब नदियाँ दृश्यमान होती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तराई क्षेत्र हो जाता है। जो जल स्तर इस पत्थरों के अंदर गया था वो तराई क्षेत्र में आने के बाद जल स्तर उसका ऊंचा रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो जल है वो अपने आप तोड़ करके दृश्यमान होने लगता है और यहाँ पे जगह जगह से रिसाव होने लगता है पानी का। तो ऐसा लगता है जैसे धरती से पानी निकल रही है बहुत तेज। इसके अलावा अगर जो नल होता है उसका जो पाइप होता है वहाँ से भी पानी कभी कभी बाहर आने लगता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होते हैं, पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं जहाँ पे पानी अपने आप निकलने लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, तराई क्षेत्र के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य बताना है? पानी अधिक होने के कारण पानी खपत वाले फसलों की पैदावार अधिक होती है। तो ये तो सही है, जब यहाँ पे नमी अधिक होगी तो जो पानी खपत वाले फसल हैं उनका जो पैदावार होगा वो अधिक होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह क्षेत्र कृषि हेतु अत्यधिक उपजाऊ और कृषि उत्पादकता अधिक होती है। तो यहाँ पर जो अवसाद लाए गए होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, इसकी वजह से कृषि हेतु उपजाऊ होता है और उत्पादकता भी अधिक होती है। ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। नेक्स्ट है, इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण फसलों में धान, गन्ना, गेहूँ, आलू आदि उगाया जाता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो सारे कथन सत्य हैं, ऑप्शन आप डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, दक्षिणी हरिद्वार का समतल मैदानी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हरिद्वार क्षेत्र है और इस हरिद्वार क्षेत्र में जो दक्षिणी वाला भाग है यानी कि जो समतल वाला मैदान है इसको किस नाम से जाना जाता है? ये आपको दिखाई दे रही है गंगा नदी। ये जब गंगा नदी बाहर आती है तो इसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं और सहायक नदियों द्वारा जो समतल मैदान का निर्माण किया गया है उसको गंगा का मैदान कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, गंगा का मैदान। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में खादर तथा बांगर क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो जो ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं और जो गंगा का मैदान है इस वाले क्षेत्र में आपके बांगर और खादर मृदा पाई जाती है या क्षेत्र पाए जाते हैं। तो आपका ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गंगा का मैदान क्षेत्र में बांगर और खादर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। इस क्षेत्र का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए महीन अवसादों से निर्मित होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है, यह क्षेत्र कृषि हेतु अत्यधिक उपजाऊ और कृषि की उत्पादकता अधिक होती है। तो यहाँ पर अवसाद जो है उसकी वजह से उपजाऊ काफ़ी अधिक होता है और कृषि उत्पादकता भी अधिक होती है। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण फसलों में धान, गन्ना और गेहूँ आदि उगाया जाता है। तो ये सारे स्टेटमेंट आपके सही हो गए। तो असत्य तो कोई नहीं है, तो सभी कथन सत्य है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खादर किसे कहा जाता है? तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था खादर और बांगर दो तरीके की मिट्टी होती है या दो तरीके के क्षेत्र होते हैं गंगा के मैदान में। जो बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं उनको खादर बोला जाता है और जो गैर बाढ़ वाले होते हैं उनको क्या बोला जाता है, बांगर। तो खादर आपका क्या हो जाएगा, बाढ़ वाले क्षेत्रों की जो मिट्टी है उसको क्या बोला जाता है, खादर बोला जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बांगर किसे कहा जाता है? तो मैंने बता ही दिया है कि जो गैर बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनकी जो मिट्टी होती है उनको बांगर बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट करके देना है इसका आंसर। प्रश्न है, भाबर क्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यह क्षेत्र उबड़ खाबड़, बड़े पत्थर तथा कंकड़ युक्त होते हैं। शिवालिक से आने वाली नदियों द्वारा लाए गए बड़े अवसादों से निर्मित होता है। इस क्षेत्र में नदियों का अस्तित्व समाप्त सा हो जाता है। यह क्षेत्र कृषि हेतु उपयुक्त होता है। तो आपको जो भी स्टेटमेंट सही लग रहा है या गलत लग रहा है उसके हिसाब से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कमेंट करके इसका आंसर जो है आपको देना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके देंगे और बाकी इसका आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो आपको चैनल जैसा भी वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करो। और बाकी आप कमेंट करके फीडबैक देते हो कि आपने किस तरीके से बताया या पढ़ाया, तो काफ़ी अच्छा लगता है देख करके। बच्चे काफ़ी कमेंट करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए और ज़्यादा पढ़ाने के लिए आपको। तो जैसा भी लगे आप बताया करो, फीडबैक दिया करो। बाकी मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि उत्तराखंड के लिए दो क्लासेस में ले रहा हूँ। एक है आपका संपूर्ण उत्तराखंड। इस संपूर्ण उत्तराखंड में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा बिल्कुल बेसिक स्टडी के साथ। और मैं कैसे पढ़ाता हूँ, नोट्स भी बनवाता हूँ और आपको डिजिटली वो सारी चीज़ें दिखाता भी हूँ। इसके अलावा उत्तराखंड MCQ 2 सीरीज़ मेरी चल रही हैं। उत्तराखंड MCQ में क्या है कि जो चैप्टर आपने संपूर्ण उत्तराखंड में पढ़ा है, मान लीजिए क्लास नंबर 10 आपने पढ़ा है, तो क्लास नंबर 10 जो टॉपिक होगा उसी का क्लास नंबर 10 उत्तराखंड MCQ में आएगा। यानी ये जो टॉपिक आपने पढ़ा है इसी का MCQ आपको सॉल्व करना होगा उत्तराखंड के MCQ में।
तो अभी तक मेरा जो बिल्कुल सीरीज में चल रहा है चैप्टर वाइज, आप देखना प्ले लिस्ट में जा करके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से जा करके आप देखना कि उत्तराखंड में जो भी चैप्टर वाइज क्लासेस नंबर चल रही हैं तो वो उसी नंबर का उत्तराखंड एमसीक्यू चलेगा, यानी उस टॉपिक का ही एमसीक्यू जितने हो सकते हैं वो सारे मैं इसमें करा दूंगा। तो आप दो चीज़ों को फॉलो कर लो, आपके जो 40 मार्क्स हैं वो कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी से कवर हो जाए। इसके अलावा मैं सप्लीमेंट वीडियोस भी दे दूंगा, तो जो चीज़ें फैक्ट वगैरह छूटे होंगे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ो और कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। तो 2 क्लासेस आपको पूरा फॉलो करना है, संपूर्ण उत्तराखंड और उत्तराखंड एमसीक्यू। इसके अलावा सामान्य अध्ययन और बाकी सारी चीज़ें भी धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। तो ठीक है, जैसा भी लगा आप कमेंट करके बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।